नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। संस्कृत व्याकरण का संधि प्रकरण के अंतर्गत वृद्धि अच स्वर संधि लेकर आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि अच स्वर संधि। वृद्धि अच स्वर संधि समान स्वरों के दीर्घ होने के बाद की स्थिति है। इसका प्रधान सूत्र आप स्क्रीन पे देखिए। वृद्धि रेचि सूत्र अनुसार जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए, ओ, आई, औ, एच प्रत्याहार के चारों वर्णों में से कोई भी एक हो, तो दोनों स्वरों के स्थान पे क्रमशः अ और आ के साथ अगर ए या आई होगा तो आई का विकार निकल के आएगा, और अ या आ के साथ ओ या औ का स्वर होगा तो औ का रूप निकल के आएगा। ये नया विकार निकल के आएगा, आई और औ। इसी परिवर्तन को वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि एच प्रत्याहारों का परिणाम है। एच प्रत्याहार को मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा। आगे देखिए, इससे जो परिवर्तन निकल के आते हैं वृद्धि संधि में, जो एकादेश होता है, एकादेश को कुछ इस प्रकार से समझें। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, जो कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या आ के साथ अगर ए होगा तो विकार निकलेगा आई। पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि ए या आ के साथ आई भी होगा तो भी विकार जो परिवर्तन निकल के आएगा वो आई होगा। तीसरा देखिए, ए या आ पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ओ होगा, तो औ का विकार वृद्धि के रूप में एकादेश निकल के आएगा, और ए या आ के साथ अगर औ भी है तो भी औ वृद्धि के रूप में विकार उत्पन्न होगा। इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। प्रथम विकार का उदाहरण देखिए दोस्तों। पहले पद का अंतिम स्वर अ या आ हो और उत्तर पद का पूर्व वर्ण जो है, पहला जो वर्ण है वो अगर ए होगा तो आई होगा। पहला उदाहरण देखिए, कृष्ण धन एकत्वम। कृष्ण पद का अंतिम जो स्वर है वो अ और एकत्वम का प्रथम जो वर्ण है ए, ए और ए मिलके आई बन गया, कृष्णैकत्वम। कृष्णई ऋणे पे देखो आई, कृष्णैकत्वम। इसी प्रकार एक धन एकम, एक का अंतिम स्वर अ और एकम का पहला वर्ण ए, तो ए और ए आई बन गया, एकैकम। एकैकम देखो वृद्धि निकल के आई, आई। इसी प्रकार सदा धन एव, सदैव, आ धन ए, आई बन गया, सदैव बन गया। चौथा देखिए, तव धन एवं, तवेदम। तव धन एवं देखिए अ और ए मिलके आई हो गया। इसी प्रकार वीरैक और मेवम आदि उदाहरणों से इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो स्टेप है इसका, ए या आ के साथ यदि ओ होगा तो औ का विकार उत्पन्न होगा। पूर्व पद का अंतिम स्वर ए या आ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ओ, तो ए या ओ के साथ ओ का संयोग होने पे औ का विकार निकलता है। और वृद्धि संधि में दोस्तों अगर हिंदी की दृष्टि से भी देखें सामान्य रूप से, तो आई और औ की जो मात्राएं हैं वो इसकी बहुत बड़ी परिचायक हैं। उससे आसानी से इसको पहचाना जा सकता है संयुक्त पद में। तो इसका उदाहरण देखिए, गंगा धन ओगह, तो गंगा का आ और ओगह का ओ मिलकर औ बन गया, गंगौघ है। दूसरा, जल धन ओघ, जलौघ, ए धन ओ मिलके औ हो गया, जलौ।
तीसरा देखिए तंडुल धन ओदनम, तंडुल चावल, तंडुल का अंतिम जो ल है उसमें ए बैठा है और ओदनम का ओ, ए और ओ मिलके औ बन गया, देखो तंडुलौदनम। और अंतिम देखिए मधुर धन ओदनम, मधुर ओदनम। इस प्रकार दोस्तों इसको हम समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अगला देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ए या आ के साथ आई मिलेगा तो भी आई का विकार उत्पन्न होगा। यदि पूर्व पद का अंतिम स्वर ए या आ हो और उत्तर पद का पहला अक्षर आई हो, आई, ऊपर देखिए बहुत से बच्चे और बहुत से लोग ए और आई के उच्चारण में और लिखने में बहुत गलतियां करते हैं। आई के इस तरह से लिखने में एक मात्रा है, लेकिन जब ये किसी शब्द में जुड़ता है तो इसके ऊपर दो मात्राएं बनती हैं, इसलिए इसमें आप गलती ना करें। आगे देखिए, इसके उदाहरण देख सकते हैं हम। महाधन ऐश्वर्यम, आई, तो आ और आई मिलके आई बन गया महेश्वर्यम। दूसरा देखिए महाधन ऐरावत, महा में आ और ऐरावत का आई मिलकर आई बन गया महैरावत है। तीसरा देखिए देवधन ऐश्वर्यम, तो देव का अंतिम स्वर अ और ऐश्वर्य का प्रथम आई जो संयुक्त स्वर है, तो ए और आई मिलके भी आई बनेगा देवैश्वर्यम। अगला देखिए दोस्तों गंगा धन ऐश्वर्यम, गंगा का अंतिम स्वर आ और ऐश्वर्यम का प्रथम आई तो गंगेश्वर्यम। और अंतिम देखिए ममेश्वर्यम, ए और आई मिलके आई बन गया। इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए ए या आ के साथ औ होगा तो भी औ बनेगा। प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए या आ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण औ, औ जो एक संयुक्त स्वर है, तो ए या आ के साथ औ होगा तो भी औ बनेगा। औ की दो मात्राएं लगती हैं जब इसका किसी पद में जोड़ेंगे तो आप उसके उदाहरण देखें। महाधन औषधयः, महाधन औषधयः, तो आ और औ मिलके औ बनेगा महौषधयः। दूसरा देखिए सदाधन औत्सुक्यम, सदा का आ और औत्सुक्यम का औ बन गया सदौत्सुक्यम। दौ देखिए दौ के ऊपर दो मात्रा है सदौत्सुक्यम। तीसरा देखिए दैव धन औदार्यम, देव का ए और औदार्यम का औ, देवौदार्यम, देवौदार्यम बन गया। अगला देखिए मम धन औत्कंठ्यम, तो मम का लास्ट जो स्वर है वो ए और औत्कंठ्यम का औ, ए और औ मिलके भी औ बना ममोत्कंठ्यम। तो अगला देखिए तव धन औदार्यम, तवौदार्यम। तो इस प्रकार दोस्तों ए या आ के साथ औ होगा तो औ बने। इस प्रकार हम इनको आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये एच प्रत्याहार के जो चार वर्ण हैं ए ओ आई औ, इन चारों में वृद्धि होती है और इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। और माहेश्वरी सूत्र का वर्णन जैसा मैंने आपको बीच में बताया कि माहेश्वरी सूत्र जो 14 होते हैं उनमें शुरू के जो 4 सूत्र हैं वो स्वरों का वर्णन करते हैं, सारे स्वर उनमें निहित है। तो तीसरा और जो चौथा सूत्र है एओंग आई औच, इनमें देख रहे हैं आप कि एक प्रत्याहार बनता है इनसे, और एच प्रत्याहार में ये जो 4 वर्ण हैं ए ओ आई औ, तो एच प्रत्याहार में ये जो परिवर्तन निकल के आता है आई और औ, यही वृद्धि संधि का विकार है और इसको हम समझ सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। आगे हम इसके देखते हैं कुछ विशेष स्थितियों में ध्यान रखने की बात है कि उक्त प्रसंगों के अतिरिक्त जो भी हमने ये स्थितियाँ देखी,
इन स्थितियों के अतिरिक्त कुछ बहुत अन्य प्रसंग ऐसे होते हैं जहाँ दूसरी कोई संधि होने के बावजूद, अन्य कोई संधि होने के बावजूद वृद्धि संधि अपवाद के रूप में होती है। एक्सेप्शंस इंग्लिश में जो वर्ड होता है अपवाद, उस अपवाद के रूप में वृद्धि संधि होती है। अधिकतर ये एंगी पर रूप और पूर्व रूप और गुण संधि के अपवाद में होती है। तो इस विकार को, इस संधि को हम सप्त विषयी वृद्धि संधि भी कहते हैं। यानी वृद्धि संधि के ये जो 7 प्रकार की जो विशेष स्थितियां हैं जिनको अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सप्त विषयी वृद्धि कहलाती हैं। इन 7 स्थितियों में भी पूर्व संधि जो वहाँ हो रही है वो न होकर अपवाद के रूप में वृद्धि संधि ही मानी जाती है। अगर आपको कहीं परीक्षाओं में इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपका यही उत्तर होना चाहिए। और वृद्धि संधि की विशेष अन्य जो अपवादों में जो सप्त विषयी वृद्धि संधि ये कहलाती है, इसका भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार आप इनको स्मरण रखें। तो हम आगे देखने जा रहे हैं ये 7 प्रकार की स्थितियाँ कौन कौन सी हैं और इनमें किस प्रकार अपवाद के रूप में अन्य संधि को मतलब अनदेखा करके वृद्धि संधि ने अपना वर्चस्व रखा है, उसको अब हम पढ़ेंगे। तो पहला जो हम देख रहे हैं, प्रथम जो विकार है, प्रथम देखिए एत्येधत्युत्सु। एत्येधत्युत्सु ये सूत्र है, ये कहता है कि अवर्ण अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या आ और उसके ठीक बाद उत्तर पद का पहला वर्ण यदि एजादी अर्थात इण धातु या एद धातु के रूप में ऊह के रहने पर वृद्धि संधि का एक आदेश होता है। ए या आ के बाद एजादी इण धातु या एद धातु या रुद या रूह धातु के रहने पर वृद्धि एक आदेश होता है और यही अपवाद की स्थिति है और इस स्थिति में वृद्धि संधि होती है। उदाहरण देखिए, उपधन एति, उपैति एंगी पर रूप का ये अपवाद रूप है। दूसरा देखिए उपधन एधते, उपैधते, तो ये भी एंगी पर रूप संधि का अपवाद है। तीसरा देखिए विश्वधन ऊह, तो विश्व का अंतिम स्वर अ और ऊह का प्रथम स्वर ऊ, तो विश्व है, ये आद गुणे का अपवाद रूप है। इस प्रकार इस प्रथम विकार को हम देख सकते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम। अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम इस सूत्र के अनुसार अक्ष शब्द के आगे, अक्ष शब्द के बाद पूर्व पद में जो शब्द दिखाई देगा वो अक्ष शब्द दिखाई देगा। उसके बाद उत्तर पद में ऊहिनी एक शब्द होता है, तो अक्ष और ऊहिनी शब्द रहने पर ए और ऊ मिलकर औ बनते हैं। ए और ऊ मिलकर औ बनते हैं। आप सामान्य रूप से देख सकते हैं ए और ऊ मिलके ओ बनते हैं जो गुण संधि में होता है, लेकिन यहाँ उसका ये अपवाद है और यहाँ एकादेश होगा औ के रूप में। उदाहरण देखिए, अक्ष धन ऊहिणी, अक्ष का ए और ऊहिणी का ऊ, तो ए और ऊ मिलकर अक्षोहिणी बन गया, अक्षोहिणी। तो ये दूसरी स्थिति है, दूसरा प्रसंग है जहाँ अक्ष शब्द के साथ ऊहिनी शब्द होने पर विकार होता है, वो औ के रूप में निकल के आता है और ये अपवाद माना जाता है गुण संधि का। गुण संधि के अपवाद के रूप में इसको देखते हैं। इस प्रकार ये दूसरा प्रसंग है जहाँ पे अपवाद के रूप में प्रयुक्त होती है वृद्धि संधि। तीसरा देखिए, स्वादिरेरिणो। स्वादिरेरिणो, स्वादिरेरिणो को देखिए आप, स्व, स्व शब्द के आगे, स्व या स्वर शब्द के आगे
ईर या इरिन, ये दो शब्द देख रहे हैं आप, ईर और इरिन, ये रहने पर भी आई वृद्धि एकादेश होगा। यानी पूर्व पद में स्व और स्वर के साथ यदि ईर या इरिन शब्द प्रयोग किए जाएं तो भी वृद्धि संधि होगी अपवाद के रूप में। और ये भी गुण संधि का अपवाद है। देखिए, अ और ई मिलकर गुण संधि में ए बनते हैं, जबकि यहाँ अपवाद होकर आई बनेंगे। स्वर धन ईर स्वैर और स्वैरिणी स्वैरिणी, इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए, प्रादुहोडोढे शेष्यसु, ये कुछ यहाँ उपसर्ग आदि शब्द हैं। देखिए, प्र जो उपसर्ग होता है, प्र उपसर्ग के ठीक बाद, प्र उपसर्ग के ठीक बाद यदि ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एश या एष्य, ध्यान से सुने, प्र उपसर्ग के बाद यदि ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एषः या एष्य, ये शब्द अगर प्रयोग किए जाएंगे तो भी गुण संधि या पररूप संधि न होकर वृद्धि संधि होगी। जबकि आप सामान्य रूप से देख सकते हैं, प्र में ए है और ऊ है, तो ए और ऊ गुण संधि में ओ बनता है, जबकि यहाँ पे अपवाद के रूप में औ बनेगा। प्र धन ऊ है, प्रोह है, प्र धन ऊढ़ है, प्रौढ़ है, ये गुण संधि का अपवाद है। प्र धन ऊढ़ी, प्रौढ़ी, ये भी गुण संधि का अपवाद है। देखिए, प्र ऊ मिलके ए और ऊ मिलके औ बन रहा है, जबकि गुण संधि में ओ बनता है। आगे देखिए, प्रधन एश है, प्रेश है। आगे देखिए, प्रधन एश्य, प्रैश्य है। ये पर रूप संधि का अपवाद है। पर रूप संधि में हम देखते हैं कि ए के ठीक बाद अगर ए या आई होता है तो वो हूबहू रहता है, आई बनता है उसका। तो ये पर रूप संधि के अपवाद के रूप में भी प्रयुक्त होती है। इस प्रकार हम इस चौथी स्थिति को समझ सकते हैं कि प्र उपसर्ग के साथ ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, ऊढ़ी, एश या एश्य का प्रयोग होने पर गुण और पर रूप संधि के अपवाद के रूप में वृद्धि संधि ही होगी। अगला देखिए, ऋते च तृतीया मासे, ऋते च तृतीया मासे, इसका अभिप्राय क्या है? देखें कि अवर्ण अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या आ और उसके ठीक बाद तृतीया तत्पुरुष समास के प्रसंग में, तृतीया तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष समास के प्रसंग में रित के रहने पर, रित जो एक शब्द होता है उसका प्रयोग होने पर भी वृद्धि एकादेश होता है। अर्थात अवर्ण ए या आ के बाद तृतीया तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष के विग्रह के साथ यदि रित शब्द बैठा हो तो भी वृद्धि एकादेश होगा। ए धन री आर बनेगा। उदाहरण देखिए, सुखेन रित है, ये यहाँ पे इस पद में आप देख सकते हैं तृतीया तत्पुरुष समास विग्रह है, ये सुख से रहता है, तो सुख धन रित है, सुकार्त है बन गया। ये गुण संधि का अपवाद बन गया आर, जबकि गुण संधि में अर होता है और ये इसका अपवाद है आर। अगला देखिए, प्रवत्सर कंबल वसन दशारणाम मृणे, ये कुछ शब्द यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे। प्र, वत्सतर, कंबल, वसन, दश और ऋण, कुछ शब्द दिख रहे हैं आपको। प्र, वत्सतर, कंबल, वसन और दश और ऋण, इन शब्दों के आगे भी ऋण शब्द अगर प्रयोग होगा तो भी वृद्धि संधि होगी। गुण का आदेश न होकर आर का आदेश होगा, अपवाद के रूप में वृद्धि संधि होगी, वृद्धि एक आदेश होगा।
उदाहरण देखिए, जैसे ए के साथ अगर री मिलता है तो गुण संधि में अर बनता है, लेकिन यहाँ आर का विकार उत्पन्न होगा और अपवाद के रूप में वृद्धि संधि होगी। आगे देखिए इसके उदाहरण, प्रय धन ऋणम। प्रय में ए और ऋणम का ऋणम, ऋणम शब्द यहाँ प्रयुक्त होगा बार बार देखें, क्योंकि नियम यह है कि इन तमाम शब्दों के साथ प्रय, वत्सतर, कंबल, वसन, दश, ऋण, इन सभी के साथ ऋण शब्द प्रयोग किए जाने पर अपवाद के रूप में अर न होकर आर होगा। उदाहरण देखिए, वत्सतर धन ऋणम, वत्सर तत्रारणम, कंबल धन ऋणम, कंबलारणम। देखिए अगला देखिए, वसन धन ऋणम, वसनारणम। अगला देखिए, दश धन ऋणम, दशारणम, ऋण धन ऋणम, ऋणारणम। तो इस जो विकार की स्थिति है यहाँ, ये जो अपवाद की स्थिति है, गुण संधि के अपवाद के रूप में यहाँ जो वृद्धि संधि हो रही है, उसमें इसमें यही बताया जाता है कि प्रय, वत्सतर, कंबल, वसन, दश, ऋण, इन सभी शब्दों के साथ यदि ऋण शब्द प्रयोग होगा तो गुण संधि न होकर अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि होगी, अर्थात अर का विकार न निकलकर आर का विकार निकलेगा, जो कि गुण संधि का अपवाद स्वरूप है। हम इस पांचवें इस विकार को भी समझ सकते हैं और इन शब्दों का प्रयोग देखकर हम वृद्धि संधि का निर्धारण कर अपने प्रश्नों का उत्तर का चयन कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो विकार है उपसर्गादृति धातु। उपसर्गादृति धातु अर्थात अवर्णांत, अवर्णांत अर्थात जिस शब्द के अंत में अ या आ निकल रहा हो, ऐसा उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ए या आ निकल रहा हो, उसके बाद जो ऋस्व री होता है उससे प्रारंभ होने वाले धातुओं का भी एकादेश होता है। अर्थात वो उपसर्ग जिनके अंत में ए या आ निकल रहे हो और उसके ठीक बाद कोई रीकारांत शब्द हो, री छोटा ऋस्व, तो भी उस ऋकारांत धातु वाले शब्दों का वृद्धि एकादेश होगा, वहाँ पे भी वृद्धि संधि ही होगी। जैसे ए या आ के साथ री या री आर बनता है, तो ये भी वृद्धि संधि का एक अपवाद उदाहरण है। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि कुछ विभिन्न प्रसंगों में गुण संधि, पररूप संधि, आदि गुण, एंगी पररूप संधि आदि न होकर अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि के प्रभावी नियम काम करते हैं। तो इन्हें भी आपको बहुत सावधानी से समझना चाहिए, देखना चाहिए और अपने प्रश्नों के उत्तर का भली भांति विश्लेषण कर संधि तक पहुंचना चाहिए। इस नियम को एक बार फिर से ध्यान से समझें। उपसर्गादृति धातु अर्थात अवर्णांत, ए या आ अंत वाले उपसर्ग के आगे ए या आ वर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग के ठीक बाद यदि ऋस्व ऋकार अर्थात छोटा री से प्रारंभ होने वाला कोई भी धातु शब्द अगर प्रयोग होगा तो उस धातु शब्द में वृद्धि एकादेश ही होगा। वो नीचे देखें आप, ए या आ के साथ यदि री या री है तो आर होगा। इस प्रकार इसके उदाहरणों को देखते हैं आगे। उदाहरणों के में प्रथम उदाहरण देखिए, उपधन ऋच्छति, उपार्छति। उप का ए, उप एक उपसर्ग है जिसका अंतिम जो वर्ण है वो ए है, ए वर्णांत पद है, और ऋच्छति में री है छोटा, तो उपार्छति। दूसरा देखिए, प्रयधन ऋच्छति। प्रय एक उपसर्ग है जिसका अंतिम स्वर है अ और उसके ठीक बाद री बैठा है, देखिए
हमारा ये सूत्र यही कह रहा था कि प्र ऐसा कोई उपसर्ग जिसमें ए या आ निकले अंत में और उसके ठीक बाद री हो, ऋश्व री, तो आर हो जाएगा। तो देखिए प्रधन ऋक्षति प्रार्थति। अगला देखिए प्रधन ऋणोति, प्र का अंतिम स्वर अ और ऋणोति का री, प्राणोति। इसी प्रकार परा धन रिद्धनोति, पराधन रिद्धनोति, तो पराधनोति बन गया। इसी प्रकार हम इसके उदाहरणों को समझ सकते हैं। ये भी जो अपवाद या निकल के आ रहे हैं, सारे अपवाद गुण संधि के अपवाद के रूप में निकल के आ रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि विशेष प्रसंगों में जो अपवाद के परिवर्तन निकल के आ रहे हैं वो गुण संधि पर ज़्यादा प्रभावी हैं। इसलिए गुण संधि के कुछ उदाहरणों को, कुछ नियमों को काट कर वृद्धि संधि अपना वर्चस्व स्थापित करती है और अपवाद के रूप में वृद्धि संधि वहाँ इच्छित होती है। इस प्रकार दोस्तों आपको ये वृद्धि संधि, इसका विश्लेषण, इसके सूत्रों का व्यापक वर्णन, उदाहरण ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ आप बहुत बहुत पसंद करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय हिंद।